हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे सतीश चौहान स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के बारे में सिखाएंगे। इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। और आप गोली पृष्ठ पर परावर्तन कैसे होता है सीख चुके हैं पहले। तो आज हम देखेंगे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन कैसे होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड के लिए, ठीक है। तो तो आज हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। चलो जी, देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो यह उत्तल गोलीय पृष्ठ है। एक हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ ले लिया और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख लिया। हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख लिया और आपको और ये देखिए n1, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है n1, और इस माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। आपको पता है कौन सा माध्यम है, वायु है, और ये कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा इस माध्यम के अपेक्षा, ठीक है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा माध्यम विरल होगा और ये माध्यम क्या होगा, सघन होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस गोलीय पृष्ठ पर एक किरण ले जाएंगे। तो हमने एक इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से, इस बिंदु वस्तु से एक रे ले गए और यह गोलीय पृष्ठ पर टकराई। और आपको पता होगा कि जिस बिंदु पर कोई रे टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है, टकराती है, उसी पॉइंट पर हम क्या बनाते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं। उसी पॉइंट पर हम क्या बनाते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं। तो हमने एक उसी बिंदु पर अभिलंब बना लिया। अच्छा जी, आगे अब क्या होगा, आपको यह पता है कि अब माध्यम विरल है और यह माध्यम क्या है, सघन है। तो जब आपको यह भी पता होगा कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपको कई बार बता चुके हैं हम। तो यह विरल माध्यम है, सघन माध्यम, तो किरण क्या होगी, अगर देखिए माध्यम अगर दूसरा चेंज नहीं होता तो यह सीधी से चली जाती कि नहीं चली जाती। अरे भैया, अगर माध्यम नहीं चेंज होता तो ऐसे सीधे चली जाती, बट माध्यम तो चेंज हो जा रहा है। यानी ये विरल है, सघन है, तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। आपको पता ही तो है होगा कि क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ बेंड हो जाएगी। तो देखिए अभिलंब की तरफ बेंड हो गई और यहाँ पर इस पॉइंट पर जाके मिली। उसके बाद एक और हमने एक वक्रता केंद्र यानी सीधे, यानी वक्रता केंद्र से जाती हुई एक किरण ले गई और ये क्या होगी, सीधे जाके यहाँ पर मिलेगी। और ये दोनों किरण कहाँ मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, इसी पॉइंट पे मिल रही है ना। अरे यहाँ पर हम वक्रता केंद्र से रे जा रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र से पास हो रही है, यानी कि अभी तो अभिलंब ही होगा। जो भी अभिलंब होते हैं वो कहाँ, अभिलंब जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वक्रता केंद्र से पास कर रहे हैं। तो ये भी जो किरण हम यहाँ से ले जा रहे हैं भी वो कहाँ से पास हो रही है, वक्रता केंद्र से। वो भी क्या होगी, 90 डिग्री पर। अब मैं आपको बताया था कि जब अपवर्तन होता है उसे हम 90 डिग्री पर किसी भी किरण को गिराते हैं तो सीधे ही चली जाती है। तो जैसे ही हमने इसको गिराया 90 डिग्री पर, जो कि वक्रता केंद्र से जा रही है और सीधे ही चली जाएगी। और एक कहाँ पर मिल रही है, तो कि इस पॉइंट पर मिल रही है। तो इसी पॉइंट पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है इसी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। हमने क्या किया है, बेसिकली हमने किया क्या है, एक हमने आपतित किरण गिराया गोलीय पृष्ठ पर जिसका अपवर्तन हुआ और यह सब विरल से सघन में जा रहे, तो अभिलंब से बेंड हुई, अभिलंब की तरफ बेंड हुई और यहाँ पर गई, ठीक है, यहाँ पर जा गई थी, ऐसे ही गई। और फिर हमने किरण अभी वक्रता केंद्र से पास कराया जो कि सीधे निकल गई। और ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहीं पर मिल रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको ये भी पता होगा कि जो अभिलंब होता है और जो आपतित किरण होती है उसके बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, जिसे थीटा1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो अभिलंब होता है और जो अपवर्तित किरण होती है उसके बीच आपतन कोण कौन सा बनता है, अपवर्तन कोण बनता है, जिसे हमने किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए इस कोण को हमने अल्फा बोला और इस कोण को हमने बीटा बोला और इस कोण को हमने गामा बोला, ठीक है। और हम इस पॉइंट से एक अभिलंब डाला इस पे, जिसे हमने पी डैश बोला, ठीक है। यहाँ से हमने एक अभिलंब डाला और जिसे क्या बोला, पी डैश, और इस बिंदु को हमने यम बोला। और ये माध्यम, इस माध्यम का अपवर्तनांक को n2 बोले और इस माध्यम के अपवर्तनांक को n1 बोले। इतना आपको पता होगा। डायग्राम बस ध्यान समझो, ठीक है। और देखो ध्रुव से यहाँ तक वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ना। तो यह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलें, जैसे आर से प्रदर्शित करते, देखिए आर हो गया। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो हमने इसे वी से प्रदर्शित कर दिया।
और जो हमने अविलंब डाला है उसकी ऊंचाई को हमने क्या बोल दिए हैं, एच बोल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। फिगर ही इंपॉर्टेंट है समझना, फिगर आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए डेरिवेशन आगे देखते हैं। तो डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले ले लेंगे त्रिभुज ओ एम सी। त्रिभुज ओ एम सी, देखिए त्रिभुज ओ एम सी इस त्रिभुज में आ जाएंगे। इस त्रिभुज में देख रहे होंगे कि यह कोण जो है θ1 बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जो होता है इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। जो θ1 होगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। थोड़ा डेरिवेशन को जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए अब त्रिभुज एम सी आई ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, एम सी आई, यानी यह त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए यह भी कोण क्या है, बहिष्कोण है। तो यह जो बीटा होगा θ2 प्लस गामा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए बीटा होगा किसके, θ2 प्लस गामा के बराबर होगा। यहाँ से θ2 निकाल लोगे तो जो क्या होगा, जब θ2 यहाँ से निकालोगे तो इसको उधर भेज दोगे तो बीटा माइनस गामा। तो θ2 क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया था शुरू में ही कि जो हमारे सिलेबस में दर्पण होते हैं, गोली पृष्ठ या कुछ भी हो, बहुत ही छोटे होते हैं और उसमें जो किरणें जाती हैं बहुत ही करीब से जाती हैं, बहुत ही करीब से जाती हैं। यानी किरणों क्या बोलते हैं, उपाक्षी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में पैरा एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, तो जब यह किरण बहुत ही छोटी होगी, जब यह किरणें बहुत ही छोटी होंगी तो जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण भी क्या बराबर नहीं होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। कोण क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। तो देखिए अगर ये जो ये गोली पृष्ठ है बहुत ही छोटा होगा, गोली पृष्ठ बहुत ही छोटा होगा तो जो पी डैश से पी पे नहीं होगा। देखिए यहाँ से अगर गोली पृष्ठ बहुत ही छोटा है, गोली पृष्ठ क्या है, बहुत ही छोटा है, तो देखिए जो ये पी डैश होगा, यहाँ जो ये पी डैश हमने लिया है इसको आप अभिलंब डालो सीधे नहीं होगा। देखो जो गोली पृष्ठ है ये बहुत ही छोटा ले लो, बहुत ही क्या ले लो, छोटा। तो यहाँ से हमने इस पर अभिलंब डालेंगे। देखिए बहुत ही पास नहीं होगा, क्या ध्रुव के बहुत पास नहीं होगा। यानी जब यह बहुत ही छोटा होगा तो यह जो यहाँ से अभिलंब डालेंगे तो ये पी डैश पी के ही पास बहुत ही करीब होगा। तो यानी जब ये सब जब किरणें उपाक्षी हों, जब किरणें बहुत छोटी हों, जो हम गोली पृष्ठ या कुछ भी ले रहे हैं बहुत छोटे होंगे, जो पी डैश होगा कहाँ पर होगा, पी पर ही होगा। ठीक है, और जब किरणें बहुत ही छोटी हैं, गोली पृष्ठ बहुत ही छोटा है तो एंगल भी क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। ये सब हम एजम्पशन मार रहे हैं, ठीक है ना, ये सब मान के ही करेंगे तभी हमारा डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब मानना हमको पड़ेगा ही और ये होता ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सब चीज़ बहुत ही छोटी छोटी होती है। क्योंकि हम और ये हमने इसको बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि हमें साफ साफ समझ पाए डेरिवेशन को। ठीक है, नहीं तो जो हमारा गोली पृष्ठ होता है बहुत ही छोटा होता है। जब जाहिर सी बात वो छोटा होगा तो किरणें भी बहुत पास ही जाएंगे। उन किरणों को उपाक्षी किरणें कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब ये सब छोटा होगा तो जो पी डैश होगा पी पर होगा और θ2 बहुत ही छोटे होंगे। यानी जो कोण होंगे बहुत ही क्या होंगे, छोटे होंगे। इसी प्रकार जो अल्फा बीटा गामा है तीनों कोण भी बने हुए क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम tan अल्फा निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, tan अल्फा, तो देखिए tan अल्फा यहाँ से tan अल्फा क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, यानी लंब क्या हो गया, एच होगा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पी डैश से ओ तक। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, पी डैश को हम पी पर भी समझ सकते हैं क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है। तो पी डैश को पी पर मानते हुए हम यहाँ से यहाँ तक के लेंगे, दूरी को लेंगे। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या यू है और यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी क्योंकि यहाँ से हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एच बटे माइनस यू, tan अल्फा क्या हो जाएगा, एच बटे माइनस यू। फिर उसके बाद हम tan बीटा पे जाएंगे। तो tan बीटा देखिए, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब एच हो जाएगा, आधार पी सी होगा, पी डैश सी होगा, तो हम पी डैश को पी पर मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या ही तो है। और देखिए प्लस होगा क्योंकि हम ये दर्पण के ध्रुव के इधर से ले रहे हैं, इधर माप रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस होगा, तो एच बटे आर होगा। देखिए एच बटे आर। फिर tan गामा ले लें इसी प्रकार, तो tan गामा बराबर क्या होगा, एच बटे पी डैश आई। पी डैश को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आई प्रतिबिंब की दूरी है जिसे भी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से दर्पण के ध्रुव से इधर है तो प्लस होगा, तो भी ले लिए, प्लस भी ले लिए, तो देखिए प्लस भी हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लगाते हैं स्नेल नियम। आपको पता ही होता है जब अपवर्तन होता है तो हम स्नेल नियम का प्रयोग करते हैं और आपको स्नेल नियम आना चाहिए अच्छे से। तो स्नेल नियम कैसे लगता है, इस माध्यम का अपवर्तनांक और उसी माध्यम का कोण का साइन ले लेंगे, उसका गुणा कर देंगे, बराबर होगा अगले माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम का कोण का साइन ले लेंगे और उसका गुणा करेंगे, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए तो क्या होगा, n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2, यानी n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी मानते हैं क्या, जब थीटा और θ2 बहुत ही छोटे होंगे यानी एंगल बहुत ही छोटे होते हैं तब क्या होता है, sin θ1
लगभग बराबर होता है थीटा 1 के, और साइन थीटा 2 लगभग बराबर होता है थीटा 2 को। आपको पता है कि जब कोण बहुत छोटे होते हैं साइन थीटा को थीटा मानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ साइन थीटा 1 के बराबर, साइन थीटा 2 के बराबर, तो ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 थीटा 1 हो जाएगा और यहाँ से n2 थीटा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ जब थीटा 1 और थीटा 2 से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n1 थीटा 1 और बराबर n2 थीटा 2। इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे और समीकरण नंबर 3 में थीटा 1 और थीटा 2 का मान रख देंगे, ठीक ना। और आपको पता होगा थीटा 1 थीटा 2 का मान क्या था, देखिए यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 का मान निकाले थे, ठीक है। तो समीकरण में रखते हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन आगे देखते हैं। तो n1 थीटा 1 बराबर n2 थीटा 2। फिर से यदि कोण छोटे हैं तो tan अल्फा को अल्फा मानते हैं, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा, ये भी बता दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो n1 थीटा 2 n2 थीटा 2 जो कि समीकरण नंबर 3 आया था उसमें हम मान रखेंगे। तो देखिए आप जाकर देख लेंगे कि थीटा 1 का मान हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाले थे। क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और थीटा 2 का निकाले थे जो वो आया था बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पर इसका मान पुट अप कर देंगे। तो देखिए आगे क्या होगा फिर, और अल्फा किसके बराबर होगा, tan अल्फा के बराबर होगा। और tan अल्फा भी आप निकाल चुके हो, tan अल्फा क्या निकाल चुके हो, h/u जो भी निकाल चुके उसका मान यहाँ पर पुट अप कर दोगे, ठीक है। तो देखिए थीटा 1 की जगह हम रख दिए, थीटा 2 की जगह हम रख दिए, अल्फा tan अल्फा के बराबर होगा। tan अल्फा आप निकाल चुके हो, कितना आया है, h/u। बीटा को tan बीटा के बराबर मान सकते हो, tan बीटा निकाल चुके हो, क्या आया है, h/r बराबर n2। अब फिर से बीटा, तो बीटा की जगह tan बीटा बराबर h/r माइनस गामा की जगह tan गामा का मान निकल चुका है h/v, ठीक है। सब कुछ रख देने पर वैल्यू, और देखिए यहाँ से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा कॉमन लेके, हमने इसी तरह काट दिया, आप समझ सकते हैं। अब देखिए n1 को अंदर भेज दिए तो माइनस n1/u प्लस n1 अंदर गया तो n1/r बराबर n2/r माइनस n2/v। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए हमने क्या किया, n2/v किधर था, n2/v इधर था ना, मैंने इसको इधर ला दिया तो माइनस था, इधर क्या होगा प्लस, और ये माइनस, तो n2/v माइनस n1/u, ठीक। और इसको हमने क्या भेज दिया, उधर भेज दिया। तो n2/r था, इधर आया प्लस था, इधर आया तो माइनस n1/r हो गया, ठीक है। तो इसको इधर लिख दिया सही से, n2/v माइनस n1/u, r लसा ले लिए n2 माइनस n1। ये हमारा डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, ठीक ना। बस इसमें डायग्राम समझना था, और डेरिवेशन तो एक प्रोसेस है जो आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी नया है समझ में कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। और एक इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि आपको पता होगा सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। अच्छा, और n1 n2 यानी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे डिसाइड करेंगे, यानी n1 उसे बोलेंगे, n1 किसे बोलेंगे, n1 जो आया होगा ना, हम उसे बोलेंगे जिससे किरण आ रही है, यानी जिससे किरण आ रही है उसे n1 बोलेंगे। ये नहीं बोलते हैं कि जहाँ वस्तु रखी हुई है उसे n1 नहीं बोलेंगे, जहाँ वस्तु रखी है उसे n1 नहीं बोलेंगे। वस्तु n1 किसे बोलेंगे, n1 उसे बोलेंगे जहाँ से किरण आ रही है, और n2 किसे बोलेंगे, जिसमें किरण जा रही है, ठीक ना। तो यही सब बातें थी, और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। और आपको बता दूं ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो ध्यान से समझिए, और जो भी ना समझ में आया वो कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, धन्यवाद।